everyone, this is Shajli and welcome back to Zoom Commerce. I hope you all are doing well. आज का ये जो सेशन रहने वाला है हमारा, उसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट से रिलेटेड। तो आप जिस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन है, चाहे एनटीए यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, बीकॉम का एंट्रेंस है, एमकॉम का एंट्रेंस है या एमबीए का एंट्रेंस है, ये आज का सेशन जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बिजनेस एनवायरनमेंट अ वेरी बेसिक यूनिट एंड ऑलमोस्ट जितने ये एग्जामिनेशन है यहाँ से हमको एमसीक्यू जो है वो देखने को मिलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट से। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो आज का सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का ये पर्टिकुलर सेशन। स्टार्ट करने से पहले दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन, तो सीए फाउंडेशन के लिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन के लिए अनअकैडमी का पेपर एनालिसिस का सेशन चल रहा है यहाँ पे। तो पेपर एनालिसिस के सेशन के अंदर व्हाट यू कैन डू इज कि जो भी अभी एग्जामिनेशन हुआ था, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, आप लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हो। उससे क्या है कि पेपर का आइडिया लग जाएगा, पैटर्न का आइडिया लग जाएगा आपको फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अगर आपको ये फ्री कोर्सेज जो है वो अनलॉक करने हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज शाजली बी। अब मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल करके रखी है इन सेशन से रिलेटेड। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, डी कोड सीए फाउंडेशन पेपर एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर आपके पेपर्स हुए हैं, जो भी कुछ है, उनका एनालिसिस जो है आपका सारे टॉप एजुकेटर्स कराने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बिजनेस लॉ का पेपर हो, चाहे आपका बीसीआर का पेपर हो, हर एक सेशन का एनालिसिस जो है वो यहाँ पे आपका कवर अप हो जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इफ यू यूज माय कोड दैट इज शाजली बी। इस कोड को यूज करके ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सेशंस जो है वो अनलॉक हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन के साथ में। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एंड देन उसके बाद में हम लोग इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। जिसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए वो क्या करेगा, वीडियो को पॉज कर लेगा एंड साथ साथ आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहले खुद का आंसर करना, उसके बाद मेरा आंसर देखना कि क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन सी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो चेंज हो गया है। आई नो चेंज हो गया है, 2019 का एक्ट आ गया है, बट दोनों एक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो कोई मुझे कमेंट सेक्शन में ये नहीं बताएगा कि एक्ट चेंज हो गया है, ऑलरेडी नो दिस। कंप्लेंट का मतलब क्या है, लिख रहे हैं कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय अ कंप्लेनेंट। यानी कंप्लेंट क्या हो गया, अगर जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैं अपने ट्रेडर को, यानी जिसने मुझे गुड्स दिया, या सर्विस प्रोवाइडर जिससे मैंने सर्विस ली है, जिसको मैंने चार्ज पे किया, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। और अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस, चाहे तो मेरे को उसने चार्ज किया है एक्सेस में, जैसे मान लेते हैं एमआरपी थी 500 रुपीज़ की और उसने 600 रुपीज़ चार्ज किए हैं मुझसे, तो अगेन इस केस में आप जो है उसको उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शंस आपको देख करके रखे हैं, फिक्स्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और एनी पैकेज कंटेनिंग सच गुड्स, डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय हिम, अग्रीड बिटवीन दी पार्टीज। तो यानी प्राइस से रिलेटेड जो कंप्लेन है मैं सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर या ट्रेडर के ऊपर कब कब कर सकती हूँ, ये चारों केसेस के अंदर कर सकती हूँ। अगर लॉ बोल रहा है कि 500 ही इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस है, यू कैन नॉट चार्ज मी ओवर एंड अबव दैट पर्टिकुलर प्राइस, या गुड्स के ऊपर एमआरपी लिख करके रखा है, आप मुझे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने खुद ने लिस्ट बना करके रखी है, स्टिल आप मुझे ओवर चार्ज कर रहे हैं, आई कैन अगेन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट यू। और अगर मैंने और आपने अग्री किया था कि इतने प्राइस के ऊपर आप मुझे गुड सेल करेंगे और आप बाद में अगर मुकर गए, अगेन आई कैन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट यू। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे सॉरी क्वेश्चन नहीं है, दिस इज एन एग्जाम, उसका एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सब सेक्शन सी देखिए क्या कह रहा है कि कंप्लेन मींस कंप्लेंट जहां पे कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुए हो, या अगर मेरे को कोई लॉस सफर हो गया हो, आपने जो अग्री किया था, मान लेते हैं आपने मुझे डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड कर दिया, या सर्विसेज के अंदर डेफिशिएंसी थी, मैंने कोई सर्विसेज आपसे ली थी, आपने पूरी प्रोवाइड नहीं करी, या आपने मुझसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया, ज्यादा प्राइस हो सकता है एमआरपी से ज्यादा हो गया, या लॉ ने जो डिसाइड किया था उससे ज्यादा हो गया, या हमने जो अग्री किया था उससे ज्यादा आपने मुझसे चार्ज कर लिया, या जो गुड्स थे वो बहुत हजार्डियस थे लेकिन ये आपने मुझे बताया नहीं। जैसे हम लोग स्मोकिंग वगैरह के ऊपर देखते हैं ना, वार्निंग लिखा होता है, तो जो भी हजार्डियस इन नेचर था गुड्स वगैरह, उसके ऊपर प्रॉपर मेंशन नहीं था इस तरीके का, अगेन आई कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, बी इट ट्रेडर बी इट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है
As per section 2 subsection 1 subsection A कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी का मतलब क्या है? एक लैबोरेटरी, सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी? एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी का मतलब जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ना क्वालिटी जो होती है ना गुड्स वगैरह की, उसको चेक करने के लिए ऐसे लैबोरेटरी बना करके रखी है कि जैसे कहीं से कोई गुड्स मिला या कुछ की वो ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, क्वालिटी है गुड्स के अंदर की नहीं है, एज पर जो भी स्टैंडर्ड्स है गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। तो ये जो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी है वो कैसी होनी चाहिए? या तो वो रिकॉग्नाइज हो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, या तो वो रिकॉग्नाइज हो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, या तो फिर ऐसी जो है आपकी लेबोरेटरी हो जिसको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एड कर रही है, यानी फंडिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो तीनों में से कोई भी केस है अगर, तो हम लोग उस लैबोरेटरी को क्या बोलेंगे? दिस इज एन एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी। एप्रोप्रिएट का मतलब हो गया कि भाई इसका जो डिसीजन है ये हम लोग ट्रू मानेंगे। अगर इसने कहा है कि हाँ क्वालिटी है देन इट्स फाइन। देखिए, रिकॉग्नाइज करी हो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो इन्होंने लॉ के अंदर एस्टैब्लिश करी हुई हो और इन्होंने या तो फंडिंग या एड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये है 2019 के एक्ट से। So with reference to Consumer Protection Act 2019 regarding e-commerce कंपनी, ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह है, इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे करके रखी हैं एंड यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर फॉर द सेम। अंडर दिस एक्ट e-commerce platforms have to acknowledge the receipt of any consumer complaint within 48 hours। जैसे आज मेरे को कोई डिफेक्टिव गुड्स अराइव हुआ है या मुझे यूज करते करते पता चला वट एवर द रीजन इज, तो आज अगर मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो मेरी कंप्लेन से 48 आवर्स के अंदर अंदर तक मुझे रिसिप्ट आ जानी चाहिए। रिसिप्ट का मतलब उधर से रिप्लाई आ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है हम आपको कंप्लेन के अंदर लुक आफ्टर करते हैं कि भाई क्या आगे चीजें हो सकती हैं। ये प्रोहिबिट करती है ई कॉमर्स कंपनी को कि वो मैनिपुलेट ना करे प्राइसेस। मैनिपुलेट का मतलब देखिए गुड्स हमारे सामने तो है नहीं, खाली एक फोटो दिखती है हमें, तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि पता चल रहा है एक्चुअल प्राइस 400 का है और इन्होंने यहाँ पे 900 लिख करके रखा हुआ है। दिस शुड नॉट हैपन। अनरीजनेबल प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट तो कमाएंगे ही क्योंकि प्रॉफिट कमाने बैठे हैं, उसके अलावा उनकी तो कंपनी ही बंद हो जाएगी अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। तो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, जेन्युइन आप प्रॉफिट, एक हेल्दी प्रॉफिट आप अर्न करिए, अनजस्टिफाइड प्राइसेस आप मत रखिए। अगर जैसे 400 उसकी प्राइस है तो इट्स ओके, आप 450 का कर सकते हैं गुड 50 रुपीज जैसे आपका डिलीवरी चार्ज लगता है। बट नाउ अगर आप डबल कर ले रहे हैं दिस इज अनरीजनेबल इन नेचर। दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं एकदम। सो ई कॉमर्स कंपनीज जो है ये आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर इंक्लूड करी गई, पहले वाले एक्ट के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे ई कॉमर्स का इतना ट्रेंड नहीं था। बैक इन 1986 वाला जब एक्ट आया था, तो अभी 2019 के एक्ट के अंदर ई कॉमर्स के ऊपर फोकस किया गया। इनको बोला है कि 48 आवर्स के अंदर रिसिप्ट देनी है आपको, यानी रिसिप्ट का मतलब किसी ने कंप्लेन करी है आप उसको एक्नॉलेज करिए कि हाँ आपके पास कंप्लेन रिसीव हुई है, आप उसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे करके रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट एनविसेज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो एम करती है प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए राइट्स ऑफ कंज्यूमर की। एक अथॉरिटी ऐसी बनानी है हमें जो कि कंज्यूमर्स की राइट को प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स करे। एक ऐसे पर्सन को बोल रहे हैं इंक्लूड करो, इट इंक्लूड्स अ पर्सन जो कि ऑब्टेन करता है गुड्स रीसेल के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए एज अ कंज्यूमर। इट कवर्स ट्रांजैक्शन थ्रू ऑल मोड्स यूजिंग ऑफलाइन, ऑनलाइन, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे तो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्लियरली हमें सही दिख रहे हैं कि हाँ अथॉरिटी बनाने की बात करी गई कि भैया आपको कंज्यूमर की राइट्स वगैरह को क्या करना है, प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है। कंज्यूमर कौन होता है? वो पर्सन जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, ना कि वो पर्सन जो गुड्स को रीसेल करने के पर्पस से परचेज कर रहा है। इसको हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे। हाँ, ही और शी कैन बी अ कस्टमर बट ही और शी कैन नॉट बी अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होगा? जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। फाइनली सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर कवर अप होते हैं। आप ऑनलाइन पैसा पे करिए, आप ऑफलाइन पैसा पे करिए, आप डीडी से करिए, आप चेक से करिए, ट्रांजैक्शन के अंदर ये सारा जो है कवर अप होगा। 1 and 3 पॉइंट नंबर जो है बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें 2019 के अंदर जो आया, 28 जुलाई से एनफोर्समेंट के अंदर ये आया आपका एक्ट। कंज्यूमर का मतलब हो गया वो पर्सन जो गुड्स को बाय करता है या सर्विस अवेल करता है कंसिडरेशन के लिए, पैसे देने के लिए, और आपका
इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल या गुड्स फॉर सर्विस कमर्शियल पर्पस आपका, ठीक है। तो यानी रीसेलिंग के लिए अगर आप लेकर आ रहे हैं तो वो आपका कंज्यूमर नहीं होता है। तो जो कि पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ था, रीसेलिंग के लिए लेकर के रखा हुआ था, जबकि कंज्यूमर कौन है, जो खुद कंज्यूम करता है आपका। ये यहाँ पे गलत लिख दिया, ओके। नाउ दी कंज्यूमर्स फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट कमीशन को, क्लोजेस्ट टू देयर रेसिडेंस रादर देन लोकेशन जहां पे सर्विस वगैरह आपने जो है ली है या परचेज करी है ना। अगेन अगर मैं फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर रिसाइड कर रही हूँ, यहाँ के सबसे पास में मेरे को जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा या स्टेट फोरम होगा, अगर मुझे कंप्लेन करनी है तो मैं अपनी ही डिस्ट्रिक्ट के फोरम के अंदर जाकर के कंप्लेन कर दूंगी। जरूरी नहीं है मैंने जहां से गुड्स परचेज किया था मुझे या सेलर जहां का है मुझे वहीं पर भी जाकर के कंप्लेन करना है। आई कैन श्योरली फाइल अ कंप्लेंट इन माई डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट CSR इज अनट्रू। अनट्रू का मतलब यहां पे फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। देखिए, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, SCM एंड पब्लिक रिलेशन। इट is about striking balance between economic performance, meeting stakeholder expectation, responsibility towards society. It is about CSR क्या है, corporate social responsibility, जिनको नहीं पता। It is about recognizing that no organization is an island and must operate in partnership with outside world. Its main concern is about maintaining a competitive edge in global market. देखिए, corporate social responsibility के अंदर हम ये बात करते हैं कि जो business है ना वो सोसाइटी से बना है, यानी इसको कुछ ना कुछ गिव बैक करना है सोसाइटी को, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक रिलेशन की बात कर रहा है, अगेन CSR से रिलेटेड, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी की बात कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले नहीं चल सकती, आइलैंड है ना, अकेला मस्ट उसको ऑपरेट कैसे करना है, पार्टनरशिप में, दूसरे बाहर के लोगों के साथ में। तो आपको जो है ना कहीं एक सोशली रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, आप उनके बिना नहीं चल सकते। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट। तो ये तीनों तो CSR से रिलेट करते हैं। अब CSR के अंदर कॉम्पिटेटिव के बारे में बात नहीं करी, दिस इज लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एज के बारे में बात नहीं करी गई। नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, व्हाट डज मिल्टन फ्रीडमैन बिलीव टू दी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। यहां पे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको माना गया, इनके अकॉर्डिंगली। स्टेटमेंट 1 इज द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस टू इट्स शेयर होल्डर। इन्होंने बोला कि केवल एक ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का, शेयर होल्डर्स की तरफ। मैनेजर्स जो है वो एक्ट करें बैलेंस मेंटेन करने के लिए। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला एम्प्लॉइज की तरफ है, और इन्होंने ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेक होल्डर की तरफ है। तो अगर हम मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें ना, तो इन्होंने बोला था एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर्स की तरफ आपकी। अब इनका जो आप कह सकते हैं आर्टिकल आया था 1970 के अंदर, इन्होंने आर्ग्यू किया कि बिजनेस का जो सोल पर्पस है ना वो प्रॉफिट जनरेट करना है शेयर होल्डर्स के लिए। दिस इज लाइक एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली, आपको रिस्क रिड्यूस करने हैं, आपको रेवेन्यू जो है लेकर के आना है इन द नेम ऑफ सोशल गुड। ठीक है, रिस्क रिड्यूस करने की यहाँ पे बात जो है करी गई थी इस पर्टिकुलर, अगर हम 1970 की मैगजीन की बात करें। इन्होंने बोला कि शेयर होल्डर का एक वर्जन इन्होंने एक्सेप्ट किया शेयर होल्डर के व्यू का, कि जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कॉर्पोरेशन का वो शेयर होल्डर की तरफ है, और बाकी सारी चीजें जो है वो आपके हैंड इन हैंड चलती है, या आप कह सकते हैं बैकएंड पे आती है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर की तरफ हमारी रहती है। किसने बोला, मिल्टन फ्रीडमैन ने। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लॉजिकली अरेंज करने की बात करी गई है इस पर्टिकुलर उसके अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन करना किसी भी प्रॉब्लम का, आइडेंटिफिकेशन करना डिसीजन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जैसे मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, अब मैं ये देखूंगी ना इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्कोप क्या है इसका, क्राइटेरिया किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। फिर देखेंगे अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मुझे पेपर बनाना है 10 यूनिट्स है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना हर एक यूनिट से मुझे कितने क्वेश्चंस डालने हैं, वेटेज क्या है हर एक चीज का, हर एक क्राइटेरिया का वेटेज क्या है आपका।
ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स देखना, जो बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे एंड उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। एकदम सीक्वेंस में ही ऑलरेडी दे करके रखा हुआ है ये आपका। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नहीं भी समझ आया था ना, तो ये तो देखिए एकदम लाइन से देखे रखा है, डेवलपमेंट, ऑल्टरनेटिव, एनालिसिस, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, DEFG, और किसी ऑप्शन के अंदर नहीं दे करके रखा हुआ है आपको। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्लानिंग कमीशन जो है कंस्टिट्यूट करी गई है, कंस्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमेटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स 2007 के अंदर, इसके चेयरमैन कौन थे? सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसके लिए रघुराम जी राजन जो थे, वो आपके इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की जो कमिटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दौरान 2017 के अंदर, 2007 के अंदर, उसके क्या थे? चेयरमैन थे। नेक्स्ट आएंगे विद रघुराम राजन, एक्स RBI गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इंडिया इज फेसिंग कंटिन्यूस डेफिसिट इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया को अपने BOP में कंटिन्यूस डेफिसिट हो रहा है। डेफिसिट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, अगर बहुत ईजी लैंग्वेज में बात करें तो बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर अपना रुपये का वैल्यू क्या होगा? डेप्रिसिएट करेगा, अप्रिसिएट करेगा, कोई स्पेसिफिक टेंडेंसी नहीं है, या डेप्रिसिएट करेगा अगेंस्ट द कंट्रीज ऑफ अगेंस्ट द करेंसीज ऑफ कंट्रीज विद पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अप्रिसिएट कर जाएगा उनके केस में जहां पे नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी पहली चीज तो व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी का डेप्रिसिएट या अप्रिसिएट करना? अभी आपको पता होगा जो हमारी करेंसी है जैसे रुपी है, इसकी जो वैल्यू है ये ओपन मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन हमारी करेंसी की ओपन मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है या कितनी सप्लाई है। तो आपने देखा होगा कि पहले एक टाइम पे जैसे हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 55 रुपीज़ थी, आज के टाइम पे 70 प्लस आपका क्यों हो रहा है? ये हमारी वैल्यू डिप्रिसिएट कर रही है। पहले $1 के लिए हमें 55 या 50 रुपीज़ देने पड़ते थे, आज $1 के लिए वी हैव टू गिव 72 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं डिप्रिसिएट कर गई है। हमारा जो करेंसी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में। अब उनका एक करेंसी लेने के लिए मुझे अपनी और ज़्यादा करेंसी देनी पड़ती है। इसी को बोलते हैं ना कमज़ोर होना किसी करेंसी का। तो अब जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा, डेफिसिट का मतलब हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला गया ज्यादा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल हैपन, हमारा जो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई है ना, मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज वैल्यू है दैट विल स्टार्ट डेप्रिसिएटिंग। अभी होगा क्या देखिए, पहले फॉर एग्जाम्पल $1 के लिए लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को 50 रुपीज़ देना पड़ रहा था, आज उसी $1 के लिए मेरे को 70 रुपीज़ देना पड़ेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, देखिए मेरे पास में डेफिसिट हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, मेरा करेंसी जो है डिटोरिएट होने लग जाएगा। इसका असर कैसे पड़ेगा मेरी इकॉनमी के ऊपर कि इम्पोर्ट्स घट जाएंगे। इम्पोर्ट्स कैसे घटेंगे? देखिए पहले फॉर एग्जाम्पल मैं $100 का कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रही थी, $100 का कोई चीज़ मैं इंपोर्ट कर रही थी, तो मुझे 100 इंटू 50, क्योंकि $1 50 रुपीज़ का था तो मुझे उतना पैसा पे करना पड़ा था, अभी मुझे और ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट्स जो है वो कॉस्टली हो जाते हैं। इम्पोर्ट्स क्या हो जाते हैं? कॉस्टली हो जाते हैं, तो लोग इम्पोर्ट कम करने लग जाएंगे। इसी जगह पे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे वो देखिए, एक्सपोर्ट ऐसे बढ़े आपके, क्योंकि पहले जब हम लोग मान लेते हैं $100 का एक्सपोर्ट कर रहे थे तो 50 रुपए मिल रहा था बदले में, है ना, 100 इंटू 50। आज जब कर रहे हैं तो 100 इंटू 70 मिल रहा है, तो मुझे एक्सचेंज करके ज्यादा करेंसी मिल रहा है। एक्सपोर्ट करने में तो अपने को पैसा मिलता है ना, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक्सपोर्ट बढ़ा और इंपोर्ट घट गया तो मेरी करेंसी बाहर जाना कम हो गई इंपोर्ट्स की वजह से, इंपोर्ट्स कम होने की वजह से, और एक्सपोर्ट जब ज़्यादा हो रहा है तो मेरे पास फॉरेन करेंसी जो है अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डिसइक्विलिब्रियम हुआ है ना अपना, ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, Which one of the following is a capital receipt in government का budget?
कैपिटल की बात करें, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पैसा जो हमें रेगुलर बेसिस पे रिसीव नहीं होता। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब तो वो पैसे हैं जो आपके रेगुलरली आपको रिसीव होते हैं, जैसे गुड्स वगैरह सेल करते हैं या ऐसी चीज जो नॉर्मल बेसिस पे आपको रिसीव होता है। कैपिटल का मतलब जिससे आपकी असेट या लाइबिलिटी के अंदर कोई चेंज आ रहा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट। अब इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के अंदर से इनमें से कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है? पहले तो बोल रहे हैं इंटरेस्ट का रिसिप्ट आपको जो मिलता है, जो गवर्नमेंट लोन देती है दूसरी पार्टीज को, डिविडेंड या प्रॉफिट जो आते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, बोरोइंग जो होती है गवर्नमेंट की पब्लिक से, या टैक्स का जो रिसिप्ट आता है, यानी जो गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है। अब देखिए इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को मिलता है ना लोन के ऊपर, अगेन दिस इज लाइक एक नॉर्मल या आप कह सकते हैं एक रेगुलर रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को रिसीव होती है इंटरेस्ट वगैरह का, तो ये आपका रेवेन्यू के अंदर आएगा। जो भी डिविडेंड आ रहे हैं गवर्नमेंट को या जो भी प्रॉफिट आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, तो ऐसा नहीं होता ना कि आपको 15-20 साल में एक बार प्रॉफिट आ रहा है, ऑब्वियसली आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड या प्रॉफिट जो है वो आपको मिलते रहते हैं। सो दिस इज अगेन रेवेन्यू नेचर। टैक्स जो है अगेन आप हर बार ही रिसीव करते हैं, सो दिस इज अगेन रेवेन्यू इन नेचर। बोरोइंग जो है ना, गवर्नमेंट जो पब्लिक से बोरिंग करती है, जो उधार लेती है, जो लोन लेती है, तो लोन हम लोग रेगुलरली नहीं लेते, और जब लोन लेते हैं तो लायबिलिटी के अंदर चेंजेस आ जाता है। गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो जाएगी ना कि इसको वापस करना है गवर्नमेंट को, तो जब भी लायबिलिटी में या आपके असेट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो पर्टिकुलर जो चीज है ना वो आपका कैपिटल इन नेचर हो जाती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है लोन लेने से। सो दिस इज कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर हम लोग देखें तो बोल रहे हैं फिजिकल डेफिसिट जो है यूनियन बजट के अंदर वो किसके इक्वल होता है आपका? गवर्नमेंट जो बजट बनाती है ना वो किस तरीके से बनता है? अगर आपने कभी गवर्नमेंट का बजट देखा हो तो कैसे बनता है? सबसे पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई हमको कितना एक्सपेंडिचर करना है। गवर्नमेंट ने देखा भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, मेरा वो प्रोजेक्ट है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, तो कुल मिला के मेरा खर्चा हो गया 5,000 करोड़ का, फिर गवर्नमेंट देखिए कि भाई मेरी इनकम कितनी है। गवर्नमेंट उल्टा चलती है, पहले एक्सपेंडिचर उसके बाद इनकम पे आती है ना। इनकम दिखेगी कि भाई टैक्स से इतनी है, यहाँ से इतनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से इतनी है, यहाँ से इतनी, यहाँ से इतनी, करते करते जस्ट से फॉर एन एग्जाम्पल 3,000 करोड़ का इनकम निकला गवर्नमेंट का। बाकी का ये जो डिफरेंस बचा ना, ये गवर्नमेंट कहाँ से लेकर के आती है? फिर लोन वगैरह से लेकर के आती है। तो ये जो बीच में बच रहा है ना अपने को, ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गवर्नमेंट का डेफिसिट है ना, इतनी कमी पड़ रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है? डेफिसिट है गवर्नमेंट का। तो यूनियन बजट के अंदर डेफिसिट क्या हो गया? नेट इंक्रीज इन इंटरनल या एक्सटर्नल बोरिंग। तो वही जो बीच वाला पैसा था ना, इसी को तो क्या हम लोग बोरोइंग करेंगे 2,000, यही हम बोरोइंग करेंगे अभी, चाहे इंटरनली करें चाहे एक्सटर्नली करें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय डेफिसिट इज। तो फिस्कल डेफिसिट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया भाई? गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा था, टोटल एक्सपेंडिचर 5,000 का कर रहे थे ना हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली, तो जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था माइनस करेंगे उसकी जितनी भी रिसिप्ट था, जो भी उसको जो भी पैसा, जहां से भी पैसा गवर्नमेंट को डिराइव हुआ, उसका जो डिफरेंस है ना वही अपना निकल रहा था ना फिस्कल डेफिसिट। जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे, वही गवर्नमेंट का डेफिसिट है। और ये डेफिसिट कहाँ से कवर अप करेंगे? इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग्स के थ्रू हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे, यानी जितना पैसे की कमी पड़ रही है अब हम लोग लोन लेंगे। Now, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2013 एंड इससे रिलेटेड जो रूल्स है 2004 के अंदर, जो गवर्नमेंट है उसके पास ऑब्लिगेशन है, द गवर्नमेंट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट 3 स्टेटमेंट्स। 3 चीजें हैं जो पार्लियामेंट के सामने आपको जब आप एनुअल बजट पेश करते हैं ना, तो आपको 3 चीजें मैंडेटरी बतानी है। कौन से रूल्स ने बोला? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट आपका एक्ट आया था, इससे रिलेटेड रूल्स है, इन्होंने बोला 3 चीजें आपको मैंडेटरी है। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं आपकी इसके अंदर दे करके रखिए, आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज वो नहीं है। ऑड वन आउट आपको एक तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शंस है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी का स्ट्रैटेजी, मीडियम टर्म का फिस्कल पॉलिसी और शॉर्ट टर्म का फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट आपका। तो देखिए फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1 साल की आपकी बनती है पॉलिसी, बट इसके अंदर जो गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स वगैरह लेकर के आती है ना, जरूरी नहीं है इसकी सारा का सारा लोन या सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो है वो 1 साल का ही है। कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो ऐड करते हैं ना वो लंबे समय तक के लिए भी होती है, 5 साल की, 3 साल की, इस तरीके की स्कीम्स भी ऐड।
तो शॉर्ट टर्म जो चीज़ है जो उस साल के अंदर ही खत्म हो जा रही है आपकी, तो वो तो ऑलरेडी आपने बजट के अंदर लिख करके रखा है, तो उसको आपको अलग से प्रेजेंट करने का नीड नहीं है। जो आपका दूसरा फ्रेमवर्क है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आपका लीगल क्या चेंजेस होने वाले हैं या ये इस टाइप का चेंजेस, आपका फिस्कल पॉलिसी का स्टेटमेंट, आपका स्ट्रैटेजी क्या रहा, आज की जो पॉलिसी बनाई पीछे आप कह सकते हैं इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये आपको प्रेजेंट करने की जरूरत है। उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दिस जो मीडियम टर्म, जैसे इस साल का तो हमको दिख रहा है ना बजट के अंदर, अगर इस साल के अंदर आपने जो अगले 3-5 सालों की या 3 सालों की मान लेते हैं कोई इन्वेस्टमेंट करी है, कोई पॉलिसी लेकर के आई है या कुछ भी चीज़ है, कोई भी इन्वेस्टमेंट था आपका, आपको मेंशन करना पड़ेगा इससे रिलेटेड कि ये क्या आपका पॉलिसी था, किस तरीके से क्या चीज़ था आपका। नेक्स्ट आएंगे हम लोग सॉरी ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे, होपफुली आपको लॉजिक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया स्पेंड करती है 1% से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, मोर देन 1% ऑफ इट्स जीडीपी, यानी हमारा जितना भी जीडीपी है, जीडीपी का 1% हम लोग आर&डी के ऊपर खर्च करते हैं। जो आर&डी के ऊपर खर्चा है ना जीडीपी के प्रोपोर्शन में, वो पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जैसे हम लोग बोले कि जीडीपी का 1% खर्च कर रहे हैं, तो किसी साल बाद में जीडीपी का 2% कर रहे हैं, जीडीपी का 3% कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर है ना इन प्रोपोर्शन टू जीडीपी, ये आपका इंक्रीज कर रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर। और ऑप्शन नंबर 3 के अंदर बोल रहे हैं कि जो चाइना है वो इनकर करता है मोर देन 4 टाइम्स एक्सपेंडिचर आर&डी के ऊपर इंडिया के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो हम लोग जितना एक्सपेंडिचर करते हैं, चाइना उससे 4 गुने से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 सही है। हम लोग जीडीपी का मोर देन 1% तो नहीं खर्च करते हैं अगर हम बात करें, बट येस इन प्रोपोर्शन टू जीडीपी हमारा आर&डी के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है। और हाँ, चाइना ऑब्वियसली हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है आर&डी के ऊपर। सो स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी देखो कैपिटल की बात कर रहा है, कैपिटल के अंदर वो चीजें जो जिससे गवर्नमेंट का या हमारी कंट्री का एसेट या लायबिलिटी के अंदर चेंजेस आ रहा हो, वो चीज। तो अभी देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर करना एक्विजिशन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट क्या हमारा एसेट रहेगा। ये जब आएगा, अब हम ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आएगा तो ये हमारे लिए एसेट हो गया ना एक तरीके से। तो देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आपको वर्ल्ड बैंक से मिली है, वर्ल्ड बैंक से आपको पैसा मिल रहा है, रोज रोज नहीं मिलता। लोन जो आपने दिया है फॉरेन गवर्नमेंट को, ग्रांट जो आपने दिया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को एवरी ईयर, एक वर्ड यहाँ पे लगा दिया एवरी ईयर, देखो हर साल कर रहे हैं, नहीं डेली वाला नॉर्मल वाला चीज जो है तो वो अपना रेवेन्यू का पार्ट हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 4 तो हम लोग क्लियरली यहाँ से हटा देंगे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टी, क्योंकि बाकी सारे 3 तो थे। फाइटर एयरक्राफ्ट ज्यादा एक्सपेंडिचर क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका। असिस्टेंस वर्ल्ड बैंक से मिल रही है तो अगेन ये आपका रोज रोज का खर्चा नहीं है, या रोज रोज आपको असिस्टेंस नहीं मिलती है वो वर्ल्ड बैंक के साइड से। लोन अगर आप दे रहे हैं तो अगेन आपके लिए जो है आप कह सकते हैं असेट का काम करेंगे। लोन जो होते हैं वो असेट होते हैं उस पर्सन के लिए जो लोन दे रहा होता है, और सामने वाले बंदे के लिए वो लायबिलिटी रहता है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लिस्ट 1 दे के रखी है, लिस्ट 2 दे करके रखी है, फिस्कल डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट पढ़ा था अभी हम लोगों ने, तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट क्या था हमारा, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर है ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरोइंग्स, है ना, बोरोइंग नहीं इंक्लूड करते थे इसके अंदर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट फिजिकल डेफिसिट वाज, कि हमने 5000 का एक्सपेंडिचर था, माइनस कर दिया जितना भी मेरा इनकम था, तो ये मेरा डेफिसिट निकल करके आ गया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई विल बोरो। हो गया, ये हो गया मेरा फिस्कल डेफिसिट। बजट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो जितना भी मेरा टोटल एक्सपेंडिचर मैंने किया ओवर मेरा टोटल रिसिप्ट्स जो भी था, तो ये मेरे बजट का डेफिसिट हो गया, वो जो हम लोग फिस्कल बजट बनाते हैं, जो भी बजट बनता है वो आपका। रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू बात होगी कि जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और जितना भी रेवेन्यू का रिसिप्ट था अपना, नॉर्मल वाला खर्चा और नॉर्मल वाला एक्सपेंडिचर, सॉरी नॉर्मल वाला आपका इनकम और नॉर्मल वाला एक्सपेंडिचर, इसके बीच में जो डिफरेंस था वो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया आपका, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स थी लेस बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट का पेमेंट। यहाँ पे
प्राइमरी डेफिसिट के अंदर से इंटरेस्ट का पेमेंट भी हटा देते हैं यहाँ पे। पिछले साल अगर मैंने कोई लोन लिया था मान लेते हैं, तो वो हम लोगों ने जो है फिजिकल डेफिसिट में तो काउंट नहीं किया, क्योंकि लोन एंड बैरोइंग तो काउंट नहीं होती है। लेकिन इस साल पिछले साल वाले लोन के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो प्राइमरी डेफिसिट के अंदर वो इंटरेस्ट भी काउंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। एक बिजनेस है, उसको ऑफर करना है वाइड चॉइस परचेजिंग के अंदर, एनहांस क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी अपने कस्टमर्स को वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफर करने की कोशिश कर रहा है ताकि कॉम्पिटिटर से एक कदम वो आगे रहे, एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आपकी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन था, इसने वेरियस चैलेंजेस लेके आए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। इनमें से एक इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है यहाँ पे जो ऊपर एक्सप्लेन किया ना 2-3 लाइन के अंदर, ये कौन सा चैलेंज था आपका? दिस इज ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, ऑप्शन नंबर बी मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, ऑप्शन नंबर सी नेसेसिटी फॉर चेंज, या फिर ऑप्शन नंबर डी मार्केट ओरिएंटेशन। एग्जैक्टली यहाँ पे कॉम्पिटिशन की बात कर रहा है। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन वो प्रोवाइड करना चाह रहा है परचेज करने के लिए, लाइक एनहांस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको सर्विसेज वगैरह ऑफर करने की कोशिश कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। तो अगेन यहाँ पे कॉम्पिटिशन इंक्रीज होने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है विद जीरो टेल पाइप एमिशन आर इमर्जिंग एज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, surging pollution leading to ill health, crude import bill and energy scrutiny। तो यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे इन शॉर्ट बोल क्या रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की, उसको सॉल्व करने के लिए, ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए इस तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आजकल बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहे हैं, ये बोल रहा है। अब इनसे रिलेटेड डायमेंशंस की यहाँ पे बात हो रही है, आपको इस पर्टिकुलर जो है आपको ऑप्शंस के अंदर बताना है। अब आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं। देखिए इस पूरे ही आप कह सकते हैं पैराग्राफ के अंदर 2-3 लाइन के अंदर जो भी है, लीगल डायमेंशन की बात नहीं हुई कहीं पर भी। लीगल डायमेंशन की कोई एक्ट का मेंशन नहीं है यहाँ पे, किसी चीज़ का मेंशन नहीं है, ना ही यहाँ पे पॉलिटिकल की किसी चीज़ की बात हुई है। तो वो दोनों हटा देते हैं हम लोग। लीगल हटा दिया मैंने, पॉलिटिकल हटा दिया मैंने, पॉलिटिकल हटा दिया मैंने, लीगल हटा दिया। कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर सी बचा। हो गया करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या कह रहे हैं। DigiLocker is the country's first secured cloud-based platform for storage, issuance and verification of documents with the driving license and vehicle registration system of the Road Transport Ministry। DigiLocker का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो ऑनलाइन लॉकर के अंदर, यानी डिजिटल लॉकर के अंदर सेव कर सकते हैं। अब ये वन ऑफ इट्स काइंड्स है, यानी बहुत ज़्यादा ऐसे डिजिटल लॉकर्स अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट का ये अपने आप में एक आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है। अभी यहाँ पे जो है आपको बताना है इनमें से कौन से डायमेंशन की बात हो रही है इस पर्टिकुलर 4-5 लाइन के अंदर। डिजिटल लॉकर की बात हुई तो ये क्या है? इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल है, सोशल है या पॉलिटिकल है? देखिए पॉलिटिकल है नहीं, सोशल है नहीं, इकोनॉमिक है नहीं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई है। यहाँ पे हम ऑफलाइन डॉक्यूमेंट से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पे जाने की बात कर रहे हैं, तो जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अपग्रेडेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हो गया। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 2-3 लाइन के अंदर वो एग्जैक्टली क्या बात करने की कोशिश कर रहा है आपका पैराग्राफ, एंड वहां से आपको करेक्ट करना है। दीज आर लाइक वेरी इजी, बट अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने लग जाओगे पता चल रहा है कंफ्यूज हो जाओ। बस क्रक्स जानने की कोशिश करो वो 4-5 लाइन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 आखिर क्या कह रहा है। एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर कंप्यूटर हैव बिकम ऑब्सोलीट। बोला जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है ना, सीडी वगैरह, वो क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई है। गूगल का जो गूगल ड्राइव सर्विस था, एप्पल का जो iCloud ऑफरिंग था, enables the users store documents, photos, music and movies on web-based servers. Now identify the feature of business environment being described in the above line। यानी कि एक्सटर्नल डिवाइसेस वगैरह की बात कर रहा है, सीडी वगैरह, जो कि आजकल क्या हो गई है? ऑब्सोल्यूट हो गई है, और नया नया चीज़ जो है वो आपका आ रहा है। कौन सा फीचर? यहाँ पे हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करें। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है ना क्या है? अनसर्टिनिटी है। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। आज कोई चीज़ चल रही है, कल को चलेगी कि नहीं चलेगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो फीचर डिस्कस हो रहा था दिस वाज अनसर्टिनिटी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्सोलीट की बात कर दी गई कि
एक्सटर्नल डिवाइसेस एक टाइम पे बहुत चलती थी, फिर ऑब्सोलीट हो गई, आज के टाइम पे ये चल रही है, तो आपको कहीं ना कहीं बोल रहा है अनसर्टेन है, कल को भी ये चलेगा कि नहीं चलेगा, वी नेवर नो। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, व्हेन वन कंपनी परचेजेज अदर वन, यानी आपको 4 यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे करके रखी हैं, दीज स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू मर्जर्स एंड आपको टाइप ऑफ मर्जर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग क्या करो ना, पॉज करके प्लीज आंसर करने की कोशिश करो, अदरवाइज पता चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो इसको सॉल्व करने के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद भी जो समझना है, मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो और मैं उसको आंसर करने का ट्राई करूंगी आपको। देखो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, तो दिस इज लाइक वेरी क्लियर परचेज मर्जर हो गया ये आपका, है ना। परचेज करना, एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर ले रही है। मर्जर जब दो कंपनीज के बीच में हो रहा है, कोई बिजनेस एरिया नहीं है, यानी एक जैसे मान लीजिए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो एक ऐसी कंपनी के साथ में टाई अप कर रही है जो मान लेते हैं हेयर ऑयल बनाती है। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये दोनों एकदम ऑपोजिट फील्ड के थे, तो ये हो जाता है आपका कॉग्लोमरेशन मर्जर। जब सेम ही प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं अलग अलग एरिया के अंदर, तो यहाँ पर तो मैंने अपना एरिया इंक्रीज कर लिया, हम इस एरिया में थे, ये इस एरिया में थे, अभी हम दोनों मिल गए, तो हमारा क्या हो गया, मार्केट एक्सटेंशन हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम था हमारा। ऑप्शन नंबर डी में देख रहा है कि दो कंपनी है वो बॉट करी जाती हैं अंडर अ न्यू एंटिटी, यानी ये दो कंपनीज थी अभी मिला करके ऐसा तीसरा एंटिटी फॉर्म कर दिया। दिस इज कंसोलिडेट करना, मिला देना। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, असर्शन देकर के रखा है, ब्रॉड बॉन्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज was intended to enable the manufacturers to change their product mix rapidly to match changes in demand pattern। रीजन क्या था, मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज जो है वो प्रोवाइड क्या करता है कि पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है विद एन ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ देयर लोन्स इनटू इक्विटी। तो यहाँ पे यह बोल रहा है ये दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर कि जो ब्रॉड बॉन्डिंग है ना इंडस्ट्रीज का, वो क्यों किया गया, ताकि ये जो मैन्युफैक्चरर्स है ना इनको एनेबल करा जाए, ये अपना प्रोडक्ट मिक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं एज पर, यानी प्रोडक्ट मिक्स का मतलब जो भी प्रोडक्ट लाइंस हैं आपके, जितने भी टाइप के प्रोडक्ट जैसे आपके पास में है, किस लिए, ताकि जैसे जैसे डिमांड पैटर्न चेंज हो रहा है ना वैसे वैसे आप अपना प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट मिक्स जो है ये भी आप चेंज कर सके। तो इसको हमने क्या किया, कहीं ना कहीं एनेबल करने की कोशिश करी। इसको बोलते हैं ब्रॉड बॉन्डिंग करना इंडस्ट्रीज का। अगेन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अगर उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा एज पर आर डिमांड, तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड ही गिर जाएगी, फिर हम उनका प्रोडक्ट ही नहीं जो है परचेज करेंगे ना। मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज जो है पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि आप डिवेंचर्स परचेज करते हैं, उसमें आपको एक क्लॉज मिलता है कि 5 साल के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इफ यू वांट आप इन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के, इन डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आई बिलीव हमने पढ़ा है। ये दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, तो पब्लिक सेक्टर बेसिक रिसोर्सेज वुड प्ले यूजफुल इन ऑगमेंटिंग बेसिक रिसोर्सेज ऑफ कंट्री, जैसे लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया। आपका पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है कि इनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल नीड को क्या करें, फुलफिल करें या मीट करने की कोशिश करें। पब्लिक सेक्टर वुड नॉट प्ले अ मेजर रोल या यूजफुल रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल। अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर या हम गवर्नमेंट की बात करें तो अगेन पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर बहुत यूजफुल रोल या आप कह सकते हैं बहुत मेजर रोल प्ले करती है गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो है वो बेसिक रिसोर्सेज को ऑगमेंट करना, कि किसको कितना क्या चाहिए, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया। तो अगेन पब्लिक सेक्टर के हाथ में है ये, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल नीड्स को फुलफिल करें, सोसाइटी की जो भी नीड्स हैं। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 कि इनमें से कौन कौन से तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन करने के। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया जैसे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको प्राइवेट के हाथ में दे देना, उनको प्राइवेट हैंड्स के अंदर दे देना। इनको लाइक क्या मेथड्स है प्राइवेटाइजेशन करने की। ऑप्शन नंबर दे के रखे हैं आपको, ऑप्शंस है डिसइन्वेस्टमेंट करना,
डीनेशनलाइजेशन करना, परचेजिंग शेयर करना या शेयर्स परचेज करना, टेक ओवर करना या मर्जर कर देना। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन कभी भी इस एंड से नहीं होगा, यानी कि हम डायरेक्टली जाकर के नहीं ले सकते गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जाकर के शेयर्स परचेज कर लें, दिस कैन नेवर हैपन। गवर्नमेंट अपना स्टेक कम कर सकती है, गवर्नमेंट अपना स्टेक कम करके हमको दे सकती है, हम लोग इधर से टेक ओवर नहीं कर सकते गवर्नमेंट के उसका, या हम जाकर के शेयर्स परचेज नहीं कर सकते, हम मर्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गवर्नमेंट या तो डिसइन्वेस्ट करे या तो डीनेशनलाइज करने की कोशिश करे चीजें को। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, नेशनलाइजेशन का मतलब हुआ, जैसे हम लोग ने बोला ना बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, तो ये जितना भी नेशनलाइजेशन का मतलब होता है 51% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट अपने अंडर रख ले। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वही है ना जहाँ पे 51% मिनिमम स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का है, चाहे वो सेंट्रल है चाहे वो स्टेट है, इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन करना। डीनेशनलाइजेशन का मतलब भी गवर्नमेंट अपना स्टेक कम कर दे या गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दे। तो दोनों ही तरीके आप कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन का मेथड है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो यहाँ पे देखिए रखा है रीड द फॉलोइंग एंड आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। 4 स्टेटमेंट्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को पॉज करना, पढ़ना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रेफर करता है ऑल दी फोर्सेस व्हिच हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। ओके, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोल रहा है कि रेफर करता है ऑल द फोर्सेस व्हिच हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट business. Technological environment does not exercise considerable influence on the business. अब ये तो देखो सीधे सीधे अपने को गलत दिख रहा है पॉइंट, यहीं पे ही घंटी बज जानी चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यहाँ पे मेरा सी तो भाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का जो है इन्फ्लुएंस ही नहीं होता बिजनेस के ऊपर, जबकि आजकल टेक्नोलॉजी जितना अपग्रेड हो रही है ना, बहुत इन्फ्लुएंस है बिजनेस के ऊपर। यहाँ पे लिखा है सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट जो है वो रेफर करता है इन्फ्लुएंस जो कि एक्सरसाइज करती हैं सर्टेन फैक्टर्स। अब यहाँ पे इन्होंने फैक्टर्स नहीं मेंशन करके रखे, तो ये कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम इसको इनकरेक्ट नहीं बोल सकते यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ए, बी एंड डी, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपको देकर ही नहीं रखे हुए हैं। ये आपका हम करेक्ट मानते हुए चलेंगे, ये हम आपका करेक्ट मानते हुए चलेंगे, बी एंड डी कोई ऑप्शन नहीं देके रखे थे, ए को भी हम करेक्ट मानते हुए चलेंगे। हालांकि ए इज नॉट इनकरेक्ट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि जो आपका गवर्नमेंट चेंज होती है इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगेन गवर्नमेंट अगर चेंज कर रही है, कोई एक गवर्नमेंट है वो किसी सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है अपने बजट वगैरह के अंदर, गवर्नमेंट चेंज हुई तो इस सेक्टर के ऊपर जो फोकस था हो सकता है नई वाली गवर्नमेंट का ना रहा हो। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगेन इससे क्या हो गया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस के ऊपर मनी रिलेटेड। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो करेक्ट, ए, बी एंड डी मेंशन्ड इन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट, क्लियरली वो ऑप्शन से स्टार्ट करिए जो आपको एग्जैक्टली आता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लॉ लिखा है, एक्ट लिखा हुआ है, कौन से एनवायरनमेंट से मैच हो जाएगा, बस आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ये क्लियरली आपका लीगल एनवायरनमेंट से मैच हो गया। इसका 4th आया तो ये बी कैंसिल, डी कैंसिल हो गया आपका। अभी आपके पास में 2 ऑप्शंस बच रहे हैं। अब अगर 2 ऑप्शंस बच रहे हैं आपके, तो एक और इजी सा उठा लो अपना, जैसे सोशल वैल्यूज उठा लो या कस्टम। देखो सोशल वैल्यू और कस्टम थोड़ा आसपास के ऑप्शंस दे करके रखे हैं, छोड़ दो। एग्जिम पॉलिसी उठा लो। अब एग्जिम पॉलिसी सोशल से रिलेट नहीं कर सकती आपकी, ना ही ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेट करेगा। तो एग्जिम पॉलिसी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होगा गवर्नमेंट का चेंज होना, आपका उसका जो असर पड़ता है। सोशल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो जो भी आपका सोशल एवं कस्टम वगैरह जो हो गया आपके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से अगर ऑप्शन आपका कंफ्यूजिंग दे करके रखें कि सोशल एनवायरनमेंट से कस्टम भी मैच हो सकता है, सोशल एनवायरनमेंट से सोशल वैल्यूज भी मैच हो सकती हैं, तो ठीक है उन ऑप्शंस को मैच ही मत करो, उन ऑप्शन से स्टार्ट करो जो एकदम श्योरिटी से मैच हो जाएंगे, आंसर उसी में ही निकल आ जाएगा। और अगर इन दोनों की तरफ जाने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है चांसेस है कि गलत आंसर मत करके आओगे एग्जामिनेशन के अंदर। तो एलिमिनेशन मेथड से जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आएंगे। ये क्या है, लेटेस्ट वाले पैटर्न के अंदर अपना क्या हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछ रहे हैं। तो ये आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे करके रखा हुआ है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, अभी आंसर करने की कोशिश करना है। पॉज करेंगे आप लोग और इसको पढ़ेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आई कैन नॉट पॉज, तो मैं इसको कंटिन्यूस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल द ग्रोथ इन कंज्यूमर क्रेडिट इन मार्च वॉज डैश इकोनॉमिस्ट हैज प्रिडिक्टेड। तो अगर हम पहली लाइन की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
मोर देन ट्वाइस, है ना, मोर देन ट्वाइस लिखा हुआ है आपका। अब हमको ऑप्शन में या तो सेम लिखा है, या तो स्लाइटली लोअर, या तो ट्वाइस लिखा है, हमको मोर देन ट्वाइस को ऑप्शन ही नहीं दे के रखा। नन ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कोई भी आंसर्स पहले नहीं देखना, प्लीज पहले रीड आउट करना, आंसर खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करना, फिर वीडियो को प्ले करना, अपने आप से ऑनेस्टी रखना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बाय यूजिंग द वर्ड एनेमिक, by using the word anemic, the article wants to say जो current job growth number है वो आपका क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनालिस्ट जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया सम रिजर्वेशन, चाहे whether the date reliably signaled a real pickup in demand, something that would normally fuel growth or just need to rely on credit in an economy generating anemic job growth। तो यहाँ पे आपसे एनेमिक का मतलब पूछ रहे हैं कि एनेमिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया। तो एनेमिक का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो पुअर, मतलब जनरल सेंस में तो राइज कर जाता था, बट अभी क्या है, एनेमिक जॉब ग्रोथ है, यानी पुअर जॉब ग्रोथ है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें पैसेज के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, डज द इंक्रीज इन कंज्यूमर क्रेडिट मीन दैट इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग। अब अगर हम इस पर्टिकुलर पूरे पैसेज की बात करें, जिन्होंने भी पढ़ा है, इस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर इट्स नॉट एग्जैक्टली सपोर्टिंग, यानी एग्जैक्टली यहाँ पे कभी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब हो गया, इंक्रीज होने का मतलब हो गया कि मेरी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है। यहाँ पे आपको दोनों चीजें दे करके रखी हुई हैं, जनरल सिनेरियो दे करके रखा हुआ है। सो विल गो विद नॉट नेसेसरली, डिप्लोमेटिक आंसर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पूरे ही अगर आप 2-3 बारी इसको पढ़ने की कोशिश करिए, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि येस या नो, डायरेक्ट सेंस में कहीं नहीं लिख के रखा। तो जब डायरेक्ट सेंस में आपको देखे नहीं रखा पैसेज के अंदर, हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे, हम विल गो विद द डिप्लोमेटिक आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोल रहा है। हाउ लॉन्ग इट हैड इट बीन सिंस द कंज्यूमर क्रेडिट नंबर्स इंक्रीज्ड सो मच इन 1 month। तो अभी इसको देखो क्या करेंगे, यहां पे देखो क्या लिखा है। कंज्यूमर्स वेंट बैक टू यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड इन मार्च to keep spending, while students and new card shot up the value of outstanding consumer credit jumped at the fastest rate since late 2001। यानी कि हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं लेट 2001 से, यानी आज का जो डेट है या आज का जो ईयर है दैट इज डिफरेंट, हम 2001 का डेटा ले रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस मार्च 2012 के अंदर जो राइज हुआ कंज्यूमर क्रेडिट का, वो स्ट्रॉन्गेस्ट था फॉर एनी मंथ सिंस नवंबर 2001। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली देखने की कोशिश करें, सो इट्स लाइक आपका 11 साल के आसपास का डेटा दिख करके रखा हुआ है। सो इट्स ओवर 10 ईयर्स हम बोल सकते हैं रफली, कि मोर देन 10 ईयर्स या ओवर 10 ईयर, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पैसेज से रिलेटेड। According to the article, what played an important part in economic growth at the beginning of year? ईयर के बिगनिंग में 2012 के अंदर किस चीज ने इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले किया। द करेक्ट आंसर इज, इंपॉर्टेंट पार्ट किसने प्ले किया आपका, न्यू कार एंड प्रोडक्शन सेल्स ने। यहाँ पे लिखा है न्यू कार एंड सेल्स प्रोडक्शन वर अ की इन्फ्लुएंस ऑन द 2.2% एनुअल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months दिस ईयर आपका। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को क्या करने की कोशिश करना, बिकॉज दीज आर नॉट लाइव सेशंस, दीज आर रिकॉर्डेड वंस। तो मैं साथ में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट आपको क्या करना है, पॉज करना है, रीड आउट करो, जो आंसर आ रहा है फिर मैच करने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट आपका। तो अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट की अगर हम बात करें, तो ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट की अगर आप बात करें तो इसको हम लोग T3 भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपका, ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस क्या कह रहा है, अ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ऑडिट, an audit of 3 major financial projects of a business, या an audit by the physical health of employee, या फिर an audit of all sporting resources of the enterprises। तो देखिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ऑडिट।
ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट को, जिसको हम लोग TBL भी बोलते हैं और 3BL भी बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन के अंदर TBL लिखा है, 3BL लिखा है, आप समझ जाइए क्या पूछ रहा है आपसे, ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट की बात कर रहा है। एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क विथ 3 पार्ट्स, सोशल ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। यहां पे हम ऑडिट का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं टू क्रिएट बिजनेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्या कह रहा है, ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फर्म्स बिकॉज, ग्लोबलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है फर्म्स के लिए, व्हाई इज इट बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल का मतलब इट इज आस्किंग अबाउट एडवांटेजेस। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन फॉरेन कंपटीशन से बचाता है, ये बोल रहा है यहाँ पे। इट कुशन्स देम फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ इवन इन अदर कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन आपको कुशन प्रोवाइड कर रहा है, कवर प्रोवाइड कर रहा है जो दूसरी कंट्री के अंदर इवेंट्स होते हैं उससे, आपके लिए नया मार्केट अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, नया अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहा है। फिर लिख रहा है रिस्क हो रहा है, अनसर्टेनिटी हो रहा है ऑपरेटिंग इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए बेनिफिशियल केवल ऑप्शन नंबर सी के अंदर देख के रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं करता। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जब हम पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि दूसरी कंट्री के अंदर कोई इवेंट हो रहा है तो हम उससे आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कंपटीशन से बढ़ा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन बढ़ता है, ना कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। रिस्क बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी आपकी, आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है बिकॉज आप ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के अंदर ट्रीट करें, नहीं, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन आपका। तो अनसर्टेनिटी आपका नॉर्मल सिनारियो के अंदर भी होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि अनसर्टेनिटी ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ गई। ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो आपका जो रिस्क है कहीं ना कहीं आप डाइवर्स कर सकते हैं कि भाई अगर इस इकोनॉमी के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो इट्स क्वाइट पॉसिबल आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं, तो वो तो डाइवर्सिफाई हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है टू डिटरमाइन कंट्रीज अट्रैक्टिवनेस टू बिजनेस, एक कंपनी का अट्रैक्टिवनेस टू बिजनेस, इसके लिए क्या रिक्वायर है कि एक डिटेल एनालिसिस करें हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स का। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब अपना पेस्टल एनवायरनमेंट, कि भाई पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, आपका सोशल वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें देखने की कोशिश करें। एंड असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर बिजनेस करने के क्या रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, ये देखने की कोशिश करेंगे। एज वेल एज कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो एक कंट्री मेरे लिए अट्रैक्टिव है या नहीं, अगर मैं मान लेते हैं जापान के अंदर बिजनेस करनी जा रही हूँ, तो अगर मुझे उसकी अट्रैक्टिवनेस देखनी है, अट्रैक्टिवनेस का मतलब भाई मैं यहाँ पे जाऊंगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो ये एनालाइज करने के लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैक्रो फैक्टर्स भी देखूंगी, पॉलिटिकल फाइनेंशियल रिस्क भी देखूंगी, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी एनालाइज करने की कोशिश करूंगी। ये एग्जिस्टिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं हमारी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनीज एक्ट का। बेसिक अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, मिनिमम स्टैंडर्ड गुड बिहेवियर होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए कंपनी का प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के अंदर, ऑनेस्ट रहिए। वो अच्छी बात ही बोल रहा है, कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा है, तो ठीक है। कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें तो बोल रहा है एक सीलिंग होनी चाहिए शेयर ऑफ द प्रॉफिट जो आप मैनेजमेंट को पे करें रेम्यूनरेशन की तरीके से, वरना तो अगर सीलिंग नहीं होगी ना, एक आपने लिमिट नहीं लगा के रखी होगी, तो पता चल रहा है कि मैनेजर जो है ना वो अपना प्रॉफिट में से अपना ही मैक्सिमम शेयर निकाल ले जा रहे हैं, शेयर होल्डर्स के लिए बच नहीं रहे। तो एक सीलिंग लिमिट लगा दो। बोल रहे हैं कि चेक करना है ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, अगर उनको लग रहा है कि वेयर देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी का इंटरेस्ट करना, तो आपको क्या करना है ट्रांजैक्शंस को चेक करने की कोशिश करना। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऊंच नीच हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो अगर हम देखें तीनों ही ऑब्जेक्टिव है, देखो तीनों आपके मेजर पॉइंट्स। अभी यहाँ पे आपसे किसी सेक्शन को नहीं मेंशन किया, किसी चीज के बारे में नहीं पूछ रहे, एक जनरल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे, तीनों ही आप कह सकते हैं अच्छी बातें बोल रहे हैं, तीनों सही है हमारे लिए। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है देखिए, सेकेंडरी मार्केट देके रखा है, कैपिटलिज्म देके रखा है, प्राइमरी मार्केट देके रखा है, सोशलिज्म देके रखा हुआ है।
प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे जो कंपनी है ना वो आईपीओ वगैरह लेके आती है, यानी नया नया इशू लेकर के आती है। और सेकेंडरी मार्केट कौन सा मार्केट होता है, जब ऐसा मार्केट जहाँ पे जो कंपनी है ना वो जो हमने शेयर्स मान लेते हैं परचेज किए हैं कंपनी से, तो हम वो शेयर्स ओपन मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। ओके, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है आपका द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। तो हो गया मेरा सेकेंडरी मार्केट ये। सी का फर्स्ट मार्क कर दिया मैंने, सी का फर्स्ट मार्क करते ही मेरा देखिए आंसर निकल करके आ गया है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, द मार्केट फ्रॉम न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल आपका। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, नया कैपिटल है तो प्राइमरी मार्केट हो गया ये आपका। सो डी का थर्ड देख लेते हैं हम लोग, डी का थर्ड लेके रखा हुआ है, थर्ड लिखिए या सी लिखिए एक ही बात है। प्राइवेट ओनरशिप, देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो गया जहां पे सारा का सारा मीन्स ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्राइवेट हैंड्स के अंदर है। ये ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो गया जब सारा चीज गवर्नमेंट के हैंड में है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर है, यानी कुछ चीजें गवर्नमेंट हैंड में है, कुछ चीजें प्राइवेट हैंड्स के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन। अब इनमें से कौन सा फीचर नहीं है लिबरलाइजेशन का। सिंप्लीफाई करना एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अभी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, देखो जब हम बैरियर्स कम करने की कोशिश करते हैं या चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं। चीज़ें सही करने का मतलब हो गया कि जब हम जैसे फॉर एग्जांपल लॉज वगैरह है वो बहुत फालतू के कुछ चीज़ें सेक्शंस हैं तो उनको हटा दिया, या मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पे जो है ना गैप आ रहा है तो वो चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद में बैरियर्स थोड़े से कम कर दिए, या जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लूप होल था उसको सॉर्ट आउट कर दिया। इसको बोलते हैं लिबरलाइज करना अपना। सिंप्लीफाई करना एक्सपोर्ट प्रोसीजर, रिमूव करना बैरियर्स को, रिडक्शन करना पब्लिक सेक्टर के रोल को। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फीचर कौन सा नहीं है, तीनों ही आपके आप कह सकते हैं फीचर्स हैं यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, जो कि कहाँ पे देके रखा है, यहाँ पे दे करके रखा हुआ है। अब एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा डी मार्क कर देते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी में दे करके रखा है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, एग्जाम में ये गड़बड़ हो जाती है बहुत ज्यादा, और जानबूझ करके ऐसे ऑप्शंस देते हैं ताकि आप करें गड़बड़ उस चीज को मार्क करने में। चलिए नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, देखिए यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी देके रखा हुआ है, 11 5 ईयर प्लान है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दे करके रखा हुआ है। अब देखिए पहला पॉइंट देके रखा हुआ है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिशन काउंसिल। सीधे सीधे पता चल गया मेरे को कॉम्पिटिशन एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। एक का अगर मैंने थर्ड मार्क किया तो मेरे पास में आंसर ही निकल करके आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आंसर ही निकल करके आ गया। अब देखिए नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उसके बाद में अगर हम आईडीआरए की बात करें तो ये आपका जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी है। आईडीआरए की अगर हम बात करें, नाम से ही पता चल रहा है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आपका। 11 5 ईयर प्लान के अंदर बात हुई आपका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 38 की 39 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मैनेजरियल रिस्पॉन्स। इनमें से कौन सा मैनेजरियल रिस्पॉन्स नहीं था, रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट, जॉइंट वेंचर, ब्रांड बिल्डिंग, रिडक्शन इन सैलरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जब चेंज हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंजेस हो रहा, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस के अंदर इंटरनल फैक्टर्स भी आएंगे, आपके एक्सटर्नल फैक्टर भी, टेक्नोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, ये सारा हो गया। तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स नहीं था आपका, तो देखिए रिडक्शन इन सैलरीज करना कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता ना। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट आपका डायनेमिक हो रहा है या एक्सटर्नल ऐसा कुछ चीज हो रहा है, तो रिडक्शन करना सैलरीज के अंदर अगेन इज नॉट अ रेस्पॉन्स, हम कह सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जॉइंट वेंचर हो गया, ब्रांड बिल्डिंग करने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्या कह रहा है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, आउटसोर्सिंग की बात कर रहा है, कॉर्पोरेट फंड की बात कर रहा है, उसके बाद में यहाँ पे बात कर रहा है सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म से रिलेटेड। अब देखिए
ये क्या है, SFIO का मतलब हो गया सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो ये सीधे सीधे मैच हो गया आपका सी का सेकंड। जैसे ही मेरा सी का सेकंड मार्क हुआ तो हमारे पास में ऑप्शन निकल करके आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी लिबरलाइज करने का मतलब क्या हो गया, लिबरलाइज करने का मतलब इकोनॉमी के अंदर की रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह को, लाइसेंसिंग वगैरह, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करना, थोड़ा कम करने की कोशिश करना। चल बी टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द कंपटीशन, क्योंकि जब अगर इकोनॉमी ओपन अप होगी तो कंपटीशन इंक्रीज करेगा। आउटसोर्स करने का मतलब हो गया जब हम अपनी पर्टिकुलर कंपनी की कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को किसी दूसरी कंपनी को देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आउटसोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा BPOs वगैरह का आपने नाम सुना होगा, IT इनेबल्ड सर्विसेज। कॉर्पोरेट फ्रॉड हमने देख लिया। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये आए थे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर के आने के लिए एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। तो क्या देख रहा है, देख के रखा है, देखिए, फेस्टिवल्स एंड कल्चर आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। फेस्टिवल्स एंड कल्चर जो है बोल रहा है इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट है। स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की लीगल एनवायरमेंट के अंडर आती है। फिर लिखा है नोइंग बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया के अंदर आई 2001 के अंदर। तो आई बिलीव सीधे सीधे पता चल गया हमको, केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही दे करके रखा हुआ है कि भाई बिजनेस एनवायरमेंट से पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 के अंदर। सूटेबिलिटी गवर्नमेंट का जो है ये आता है पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर आपका, ना कि लीगल फैक्टर के अंदर। फेस्टिवल हो गया, कल्चर हो गया, ये आपका सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट का पार्ट बनेगा, ना कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट का। क्वेश्चन नंबर 42, CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से जो प्रेसिडेंट का एज है और जो मेंबर का एज है नेशनल कमीशन का, वो कितने साल होना चाहिए, यानी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपसे पूछी है क्वेश्चन के अंदर। तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी कितनी है, 70 ईयर्स एंड 68 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। 78 ईयर्स किसकी, प्रेसिडेंट की, 68 ईयर्स किसकी, मेंबर की नेशनल कमीशन के। क्वेश्चन नंबर 43, अगर सेंट्रल अथॉरिटी ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कोई डायरेक्शन दिया है, कोई भी चीज डिसीजन दी है और आपने उसको कंप्लाई नहीं किया, तो कितना पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगा, यानी कितना इम्प्रिजनमेंट है या कितना आपके पास में दे करके रखा हुआ है फाइन। तो कितना रहेगा आपका इम्प्रिजनमेंट, 6 महीने तक की एक्सटेंड हो सकती है, 20 लाख तक का फाइन, या फिर दोनों। व्हाट डज CSV अप्रोच टू CSR stands for। तो अगर हम CSV अप्रोच टू CSR की बात करें तो भाई CSV की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है, तो CSV की अगर मैं बात करूं तो CSV का पहले तो फुल फॉर्म, CSV का फुल फॉर्म क्या हो गया, कॉर्पोरेट शेयर्ड वैल्यू। तो कॉर्पोरेट शेयर्ड वैल्यू जो है CSR के अंदर वो क्या इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती है। ऑप्शन नंबर ए इज कॉर्पोरेट सक्सेस एंड सोशल वेलफेयर, कि वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कॉर्पोरेट की सक्सेस और सोशल वेलफेयर, आपका सोसाइटी का वेलफेयर। फिर बोल रहा है इनकॉर्पोरेट करना CSR की स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर। फिर बोल रहा है डोनेशन इन एरिया सच एज आर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, वेलफेयर एंड एनवायरमेंट। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी के अंदर देके रखा है बेंचमार्क करना। तो जो कॉर्पोरेट शेयर्ड वैल्यू है ना, इसका मतलब हो गया कि ये जो कॉर्पोरेट की सक्सेस है ना, कॉर्पोरेट का शेयर्ड वैल्यू और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक कॉर्पोरेट अगर सोशल वेलफेयर नहीं कर रहा है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा है ना, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज जब सोसाइटी के अंदर उसकी इमेज नहीं बनेगी, सोसाइटी उसके बारे में नहीं सोचेगा। तो बिजनेस जो है ना कहीं सोसाइटी से बना है और कहीं ना कहीं पे बैक हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मॉरल आर्ग्यूमेंट क्या है CSR से रिलेटेड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, कि जो कॉर्पोरेशन है इज अ लीगल क्रिएशन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी अ मॉरल एजेंट। Large corporations do not have the power या resources to address society की problem। बिजनेस डिसीजन का सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस होता है जो कि एड्रेस करती है गवर्नमेंट, और जो कॉर्पोरेशन है वो क्रिएशन है एक सोसाइटी का, एंड देयरफॉर आपको उसकी नीड को सर्व जो है वो करना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया सीधे सीधे। भाई यहाँ पर तो देखिए लिखा है कि कॉर्पोरेशन एक लीगल क्रिएशन है और इसको मॉरल एजेंट नहीं है, कैनॉट बी अ मॉरल एजेंट, कैसे नहीं हो सकता। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसके पास पे पावर नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिजनेस डिसीजन का सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस जो है वो गवर्नमेंट एड्रेस करने की कोशिश करती है, नहीं गवर्नमेंट नहीं एड्रेस करने की कोशिश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेटमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगेंस्ट बोल रहा है
यानी आपको यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सोसाइटी डज नॉट रियली बिजनेस टू बी सोशली रेस्पॉन्सिबल, डज नॉट रियली वांट कह लीजिए या नीड कह लीजिए। बिजनेस इन्वॉल्व इन सोशल इश्यूज कैन लूज इट्स फोकस ऑन ऑपरेटिंग एज effectively as possible. The sole responsibility बिजनेस की क्या है, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट इवन इफ वो लॉ को ब्रेक कर दे। CSR जो है डिस्करेज करता है गवर्नमेंट की रेगुलेशन को। तो इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है गवर्नमेंट, अगर हम बात करें CSR के, तो CSR के अगेंस्ट ये बात कर रहा है। तो कौन सा है कि जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बिजनेस इन्वॉल्व है ना सोशल इश्यूज के ऊपर, वो अपना बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाता है। जबकि होता क्या है ना कि जब आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो ना, आपको और क्लोजली रिलेट होता है, आपको क्लोजली सोसाइटी का, उसके बाद में एनवायरमेंट का, डिमांड्स का एनालिसिस होता है, एंड यू स्टार्ट कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग मोर इफेक्टिवली यहाँ पे। तो दिस आर्ग्यूमेंट इज समवॉट अगेंस्ट आपका CSR। Which of the following general principle is not followed by corporation while practicing CSR? Managers are not responsible to follow and encourage ethical business practices among employees. Companies should support inclusion of principle of United Nations Global Compact. Companies जो है वो indulge करती हैं free market practice के अंदर, रिजेक्टिंग एनी इलीगल या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस, और इम्प्लीमेंट करती हैं इफेक्टिव मैकेनिज्म। कंपनीज जो है इनकरेज करें, फैसिलिटेट करें कम्युनिकेशन एंड डायलॉग शेयर होल्डर्स के साथ में, इन्वेस्टर्स के साथ में, एम्प्लॉयज के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, एंड सप्लायर्स के साथ में। तो यहाँ पे CSR से कौन सी चीज रिलेट नहीं कर रहा है आपका, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो एथिकल चीज़ें फॉलो करें या एथिकल चीज़ें एनकरेज करें। अभी भाई अगर एथिकल चीज़ें या मॉरली करेक्ट चीज़ें आप अगर फॉलो ही नहीं करें, दिस इज नॉट CSR आपका, राइट। CSR के अंदर हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्क, हम लोग एथिक्स की बात करते हैं, हम लोग मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, हम सोसाइटी के लिए जो सही है वो करने की बात करते हैं। ये तो आपका आप कह सकते हैं सही है। एनकरेज करना सारा लाइक डायलॉग्स वगैरह, उसके बाद में यहाँ पे रिजेक्ट करना, भाई कोई चीज़ इलीगल है, फ्रॉडुलेंट है तो उसको हटाना, उसके बाद में जो भी प्रिंसिपल्स हैं UN के आपके, उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, दिस इज टेक्निकली द थर्ड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगर आपको सेशन अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन को लाइक करना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई प्रॉब्लम है या इस तरीके के और सेशंस आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कोई क्वेरीज है ना तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा ID का लिंक दे करके रखा है, आप वहाँ पे मुझे पिन भी कर सकते हैं, और अगर आपको मुझे वहाँ पे फॉलो करना है वो भी आप कर सकते हैं। अगर कोई जो है आपको पूछना है, कोई डाउट है या कुछ, यानी इवन ड्रॉप मी अ मेल, सारा जो है डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है मैंने। Now, monetary policy is set according to Taylor's का rule under Keynesian assumption of sticky prices. Sticky prices का मतलब rigid prices, जहाँ पे चीज़ें change नहीं होती हैं. Should be characterized as a compromise between polar cases of dash and dash. तो देखिए पहले के टाइम पे अगर हम देखें ना तो जो पॉलिसी थी, अभी यहाँ पे स्टिकी प्राइसेस की बात कर रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट की बात कर रहा होगा या यहाँ पे फिक्स्ड रेट की बात कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर तो फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, फिर यहाँ पे अगेन फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है, तो इसको तो हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर तो स्टिकी प्राइस का मतलब ये हो गया कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहा है, कांस्टेंट रेट की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी या डी में से इसका मतलब आंसर है। उसके अंदर बोल रहे हैं कैरेक्टराइज्ड एज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पोलर केसेस। पोलर केसेस का मतलब दो ऑपोजिट चीज़ें, ऐसा ऐसा करके। अगर हम आज के टाइम की बात करें, एक टाइम पे जैसे फिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी थी, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हम लोग आज के टाइम पे मनी सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है या आपका रेट कैसे डिटरमाइन होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है आपका। इसी तरीके से डिटरमाइन होती है ना हमारी प्राइसेस या किसी भी चीज़ का आप कह सकते हैं रेट्स वगैरह आपका। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और रूल फॉर मनी सप्लाई टू ग्रो एट एन अंडरलाइंग ट्रेंड रेट ऑफ आउटपुट। आपका जितना आउटपुट है, जितना जिस हिसाब से आपका मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन सप्लाई एंड आपका ग्रोथ रेट जो भी है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 49। जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच जो है इज अप्लाइड टू द एनालिसिस विद कीनसियन मॉडल। व्हाट इज दैट अप्रोच अप्लाउड। तो जो जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच है ना आपकी, वो किस चीज़ से रिलेटेड है या वो अप्रोच किस चीज़ के बारे में है। तो ये अप्रोच है कि सारे के सारे जो मार्केट है ना वो इक्विलिब्रियम एक ही टाइम पे अचीव करते हैं अगर
वो म्यूचुअली कंसिस्टेंट है एक दूसरे से रिलेटेड. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट केन्सियन मॉडल टॉक्ड अबाउट. लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना. रॉबर्ट इज अ मार्केटर फॉर अ ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी. He is working in a promotional campaign designed to reach a target audience in a new international market. ये एक मार्केटर है, ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी से रिलेटेड इंटरनेशनल मार्केट की तरफ ये काम कर रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं कि इनका जो प्रमोशनल कैंपेन है ना वो लोग क्लियरली अंडरस्टैंड करें और कोई ऑफेंड ना हो जाए. यानी यहाँ पे हम लोगों की फीलिंग्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखने की बात कर रहे हैं कि भाई कोई ऑफेंड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. तो बाय विच ऑफ द फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर इज बीन इन्फ्लुएंस. अब यहाँ पे आप किस फैक्टर की बात कर रहे हैं? हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात हो रही है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा है लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना. कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको और कौन कौन सी यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. अगर आपको मेल ड्रॉप करनी है किसी क्वेरी से रिलेटेड या कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं. अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारा कुछ दे करके रखा होगा. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA UGC नेट एग्जामिनेशन सो आई टीच फॉर कॉमर्स एंड पेपर नंबर 1 ऑन अनअकैडमी. आप उसके अंदर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. लिंक सारे के सारे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे करके रखे हुए हैं. सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय. टेक केयर.